वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने आज के लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हमारा फोकस इस बात पर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो कौन से उसके फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम प्रेफर करते हैं अपनी एडवांस प्रोग्रामिंग में, अपनी आज की प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को क्यों हम इतना ज़्यादा फोकस करते हैं और क्यों हम उसी की बेस पे प्रोग्रामिंग करते हैं। उसको समझने के लिए, बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उस इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या करेक्टरिस्टिक्स का आज एक ओवरव्यू लेते हैं, एक जनरल आइडिया लेते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हम डिटेल बात भी करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स देखें, ठीक है, इसके मेन टूल्स देखें जो इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हैं, जो इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, तो वो है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग की जाती है ऑब्जेक्ट्स की बेस पे और क्लासेस की बेस पे। ठीक है। और जो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, जो फीचर्स हम यूज़ करते हैं, उनमें आता है जी, हम प्रोग्रामिंग करते हुए इनकैप्सुलेशन को फोकस करते हैं, हम इनहेरिटेंस एंड रीयूज़ हमें प्रोवाइड करता है। इनकैप्सुलेशन को हम यूज़ करते हैं जिससे हमें बहुत से एडवांटेजेस मिलते हैं। क्या एडवांटेजेस मिलते हैं इनकैप्सुलेशन को पढ़ते हुए, हम ये समझेंगे। इनहेरिटेंस एंड रीयूज़ हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टूल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है जो कि इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। किस तरह करते हैं, क्या होती है इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी क्या है, किस चीज़ की है, उस पर बात करते हैं। न्यू डाटा टाइप्स क्रिएट करने की फैसिलिटी हमें मिलती है अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ चलते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं उसके अलावा न्यू डाटा टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स इंट, फ्लोट है, हमारे पास स्ट्रिंग है, करैक्टर है एंड एक्सेट्रा, कुछ हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ नई टाइप के डाटा को स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम न्यू डाटा टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये भी फैसिलिटी हमें मिलती है, ये भी फीचर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। देन पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरलोडिंग हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग को भी हम देखेंगे, वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फीचर है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। अब ये सब क्या है, इनमें से हर एक की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूज़ है, हम उस पर बात करते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग, ऐसा कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग जिसके बारे में आप ये कह सको कि उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स हैं और कोई ना कोई बिहेवियर्स हैं। ठीक है, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कोई ना कोई खसूसियात रखती है और जो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकती है, कोई बिहेवियर्स शो कर सकती है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कि हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो हमें हर जगह ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में, प्लेसेस में, हर जगह हमें ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप एक जगह पर बैठ के इस लेक्चर को सुन रहे हैं, टेबल और चेयर पर बैठे हुए हैं, तो आप जिस टेबल पे बैठे, जिस चेयर पे बैठे हैं और जो टेबल आपके सामने है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। जिस मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप को आप यूज़ कर रहे हैं लेक्चर लेने के लिए, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपके सामने पड़ी हुई बुक्स, टेबल लैंप, आपके कमरे में मौजूद वार्डरोब, आपके कमरे में मौजूद बेड, फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग, डोर, फैन, विंडो, हर एक चीज़ आपको ऑब्जेक्ट ही नज़र आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें से हर चीज़ के कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, हर एक का कोई कलर है, कोई साइज़ है, कोई वेट है, कोई शेप है और हर एक कोई ना कोई बिहेवियर्स शो करता है। यानी कि अगर आप मोबाइल फ़ोन को देखें तो वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है, वो वेरियस ऑफ फंक्शंस, वेरियस ऑफ जॉब्स परफॉर्म करता है। टेबल को देखें तो टेबल को आप यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को प्लेस करने के लिए, रखने के लिए। चेयर को आप यूज़ करते हैं बैठने के लिए, फ़ैन यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग, लाइट यूज़ करते हैं फॉर लाइट एंड एक्सेट्रा। मतलब हर एक इसमें से अगर आप चीज़ को देखते हैं तो हर एक के कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ बिहेवियर्स हैं। अच्छा, अब एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स की बेस पे प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है।
बेसिकली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले जिस प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिस प्रोग्रामिंग पैराडाइम तक थे, दैट वाज प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करते थे, प्रोसीजर्स या फंक्शंस में डिवाइड करते थे। ठीक है, तो तब हम प्रोग्राम बनाते हुए सोचते थे, यानी प्रोग्राम बनाने से पहले एक प्रोग्रामर हमेशा ये सोचता था कि अब उसे प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स बनाने हैं। लेकिन वो हमारे पास जो प्रोसीजरल या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, दैट वाज नॉट अ प्रॉपर बेटर सॉल्यूशन, बिकॉज इट आल्सो हैव सम ड्रॉबैक्स ऑफ डाटा। जो है उसके अंदर डाटा को एक्सेस करने के प्रॉब्लम्स थे। इसके अलावा जो हमारे पास जो लूज़ कपलिंग थी हमारे पास डाटा की, जो है ना, वो डाटा और फंक्शंस की लूज़ कपलिंग थी। इसके अलावा अगर हम मॉड्यूल्स बनाते हैं तो मॉड्यूल्स में भी हमारे पास प्रोसीजर्स को इकट्ठा करते हुए भी डाटा की, जो हमारे पास डाटा की एक्सेस थी, उसके प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जब हम फंक्शंस की बेस पे प्रोग्रामिंग करते थे, तो वहाँ पर हमारे पास ना सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा, बल्कि साथ ही साथ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को रोकने और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को इंक्लूड करने के लिए प्रोग्रामर्स ने सोचना शुरू किया कि प्रोसीजर्स बनाने की बजाय क्यों ना हम फोकस इस बात पर करें कि ऑब्जेक्ट्स बना के तो हम प्रोग्रामिंग किया करें। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट्स की बेस पे जब प्रोग्रामिंग की गई, तो उसमें फिर हम हमेशा प्रोग्राम बनाते हुए हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम बनाता है कि उसे जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम बनाना है to maintain the student's data, student record, to calculate its fee and to calculate its result and all, यानी एक स्टूडेंट के बारे में कंप्लीट डाटा रखना, अपडेट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, देन अब उस स्टूडेंट के बारे में उसका फ़ीस का रिकॉर्ड रखना, उसकी ये रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना। ये प्रोग्राम बना था, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी एक प्रोग्रामर ने। अगर तो वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर जाता तो वो फंक्शंस काउंट करता, यानी टू ऐड डाटा कौन सा उसने फंक्शन बनाना है, डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन बनाना है, ठीक है, फ़ी के लिए कौन सा बनाना है। लेकिन उन प्रोसीजर्स के साथ जब वो किसी ऑब्जेक्ट को यानी स्टूडेंट को नहीं जोड़ता था, उसके सामने बस एक काम था कि उसने रिज़ल्ट कैलकुलेट कराना है, किसका क्या, कैसे कैसे डाटा मेंबर्स लेने हैं, क्या डाटा लेना है, क्या फंक्शनैलिटीज़ लेनी है, उस पे वो बात नहीं करता था। दैट इज़ व्हाई जो है हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉपर प्रोग्रामिंग, यानी रियल वर्ल्ड के साथ उसकी कनेक्शन हमारे पास नहीं जुड़ा था, डाटा की एक्सेस का प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन अब अगर प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाने लगेगा तो वो ये सोचेगा कि उसे किस तरह का किस ऑब्जेक्ट से कि उसे किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा और फंक्शंस बनाने हैं। ठीक है जी, और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा एंड फंक्शंस बनाने के लिए बेसिकली अब अगर वो स्टूडेंट को फोकस करता है, तो अब वो स्टूडेंट को फोकस करते हुए ये नोटिस करेगा कि स्टूडेंट की कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और स्टूडेंट किस तरह के फंक्शनैलिटीज़ रखता है। जी, अब प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते हुए जो है वो ऑब्जेक्ट की बेस पे अपनी थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जेक्ट्स पे फोकस रखेगा कि वो रियल वर्ल्ड से देखेगा कि उसे किस चीज़ के बारे में प्रोग्राम बनाना है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो किस ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है, वो स्टूडेंट से रिलेट करता है, तो वो अपना मेन जो अपनी प्रोग्रामिंग का फोकस है वो स्टूडेंट के ऊपर रखेगा और ये देखेगा कि एक स्टूडेंट जो है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उसके फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या उसके बिहेवियर्स हैं, और उसी की बेस पे प्रोग्रामर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेगा और उसी की बेस पे प्रोसीजर्स या फिर फंक्शन डिज़ाइन करेगा। ठीक है, और अब जो प्रोग्रामिंग वो करेगा वो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग पे बेस करेगी, नियर टू क्लोज टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होगी। तो उससे वो ज़्यादा बेटर वे में एक ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेटेड डाटा को और रिलेटेड फंक्शंस को एक ही जगह पे कलेक्ट करके एक ही ऑब्जेक्ट की फॉर्म में प्रोग्राम कर पाएगा। किस तरह से कर पाएगा, उसकी प्रैक्टिकल, उसकी जो हम एग्जांपल्स हैं, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं, उससे देखेंगे तो हमें ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। इस स्लाइड में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं, जैसे फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स।
हमारे अराउंड कौन कौन से हो सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इन्वायरमेंट में देखें वहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। डेटा स्टोरेज में देखें स्टैक, लिंक लिस्ट एंड एक्सेट्रा। ह्यूमन एंटिटीज़ में एम्प्लॉय, स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ डाटा अगर हम देखें तो पर्सनल लाइफ, इन्वेंट्री, डिक्शनरी। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स देखें तो हमारे पास यानी बहुत से ऑब्जेक्ट्स हम अपने अराउंड देखें। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी डेटा टाइप्स हैं जिन्हें हम क्रिएट करते हैं, जिन्हें यूज़र डिफाइन करता है। यानी कहने का मतलब है कि हम अगर अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगें और उससे पहले हम बजाय इसके कि ये सोचें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से प्रोसीजर्स या फंक्शन डिज़ाइन करने हैं, हम उसकी बजाय अगर अपना थिंकिंग पैटर्न इस तरह से रखें कि हम ये देखें कि हमारी ये प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में किस ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है और हम उस ऑब्जेक्ट को फोकस करते हुए उसके डाटा और उसके बिहेवियर्स की बेस पे अगर अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएं प्रोग्राम के अंदर और फंक्शंस बनाएं तो वो हमारे पास ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी प्रोग्राम डिज़ाइन करने की, प्रोग्राम बनाने की। देन नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट इज़ क्लासेस। यानी कि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हम क्लास ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में और क्लासेस की फॉर्म में करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब क्लास क्या है? क्लास एक बड़ी एंटिटी है ऑब्जेक्ट से। यूँ कह लें कि ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें पहले क्लास बनानी पड़ती है। यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जैसे कि लास्ट सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, लास्ट जो आपके पास लाइन या सेंटेंस है वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस कहलाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले हमें क्लास बनानी पड़ती है, ठीक है। और क्लास बेसिकली एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट करते हैं और फिर उस क्लास स्टूडेंट से हम जितने भी चाहें स्टूडेंट्स उसी टाइप के क्रिएट कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम BSID थर्ड की क्लास बनाते हैं और उससे हम चाहें तो 10, 20, 30, 40, 100 स्टूडेंट्स ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं उस एक क्लास से। और वो 100 के 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे करेक्टरिस्टिक्स और वो सारे के सारे उनके जो बिहेवियर्स हैं वो चूँकि कॉमन है, दैट इज़ वाई हम उनको एक ही क्लास में कलेक्ट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेंबर ऑफ क्लास है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इसके अलावा अगर हम क्लास की डेफिनेशन देने लगे तो हमारे पास क्लास की बहुत सी डेफिनेशंस हैं। क्लास सबसे पहले तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। किस तरह से यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम अपनी क्लासेस क्रिएट करेंगे। फिर हम कहते हैं कि क्लास एक टेम्पलेट है या मोल्ड है क्रिएट करने के लिए सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स, या बेसिकली करेक्ट वर्ड इज़ ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास एक टेम्पलेट है, एक मोल्ड है। मोल्ड कहते हैं सांचे को। सांचे में सांचे की जो भी शेप होती है उसमें जब हम लिक्विड डालते हैं तो वो उसको जमाने के बाद हमेशा एक ही शेप का मटेरियल, एक ही शेप की आइटम, यानी अगर हम उसमें पानी डालते हैं और हम उसे फ्रीज़ करते हैं तो जो हमारे पास आइस की शेप होगी वो बिल्कुल वही होगी जो कि आपके मोल्ड की, जो आपके सांचे की शेप है। इसी तरह अगर हम केक बेक करते हैं, हम जिस शेप के बेकिंग ट्रे के अंदर उसे, मोल्ड के अंदर उसे हम प्लेस करेंगे, उसके मटेरियल को बिल्कुल वही शेप का हमारे पास केक निकलेगा। इसी तरह हम आइसिंग जो हमारे पास मोल्ड है उसके अंदर जितनी दफ़ा भी पानी फिल करके उसे फ्रीज़ करेंगे हमेशा हमारे पास एक ही शेप का आइस का जो ब्लॉक है, आइस की जो क्यूब बनेगा या आइस का हमारे पास स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल, जो भी हमारे पास मोल्ड की शेप है, सर्कल, जो भी शेप है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो बेसिकली क्लास हमारे पास एक तरह का मोल्ड है, एक सांचा है जो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अब उसमें से हम जितनी दफ़ा भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। यानी अगर एक क्लास BSIT थर्ड की है तो उससे जितने भी हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो सारे के सारे एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स और एक जैसे बिहेवियर्स रखने वाले होंगे। क्लास एक ब्लूप्रिंट है क्या बनाने के लिए, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट, एक ट्रेसिंग पेपर की तरह है जिससे हम हर दफ़ा एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और क्लास जो है वो एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स या फिर क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का
कलेक्शन है और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का एक इंस्टेंस या एक पार्ट है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट की बेस पे प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें क्लास बनानी है। पहले क्लास बनेगी, फिर क्लास से हम एक ही तरह के जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास होता क्या है कि हम एक दफ़ा क्लास बनाने पे मेहनत करते हैं, एक दफ़ा हम क्लास बनाने का कोड लिखते हैं और फिर उसमें से जितने चाहे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसकी बेस पे हम अपने प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अगेन इसकी जब हम प्रोग्रामिंग की एग्जांपल देखेंगे तो हमें और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ये हमारे पास एक क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं। देखें जी, क्लास उसकी जो शेप है, जो उसके डाटा मेंबर्स हैं, एग्जैक्टली वही डाटा मेंबर्स, वही फंक्शनैलिटीज़, वही सब कुछ उसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी है। बिल्कुल एक फोटोकॉपी मशीन की तरह, एक ब्लूप्रिंट की तरह, एक टेम्पलेट की तरह, एक मोल्ड की तरह क्लास ने वही ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जो उसकी शेप है। यानी कि ऑब्जेक्ट्स की शेप हमेशा वो होती है जो क्लास की शेप होती है। जैसी क्लास होती है वैसे ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन क्लास को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्लास को हम ऑपरेट नहीं कर सकते आप कह लें। हम क्लास को जस्ट एक मोल्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हाँ, आप मोल्ड को, सांचे को, बर्फ़ के सांचे को आप नहीं खा सकते, नहीं यूज़ कर सकते, या वो आपके पानी को ठंडा नहीं कर सकता। लेकिन जो उसमें से बर्फ़ निकलती है वो आपके पानी को ठंडा कर सकती है। इसी तरह क्लास को हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्लास के अंदर से जो ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते भी हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, जो अगेन इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है कि क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रेफर करें, वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बिल्कुल वर्ड निकला है कैप्सूल से। कैप्सूल का मतलब है एक ऐसी चीज़, कैप्सूल हम ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जिसका आउटर कवर सिर्फ हमें नज़र आता है, उसके इनसाइड क्या है, इनसाइड कैसा मटेरियल है, क्या किस टेक्सचर का है, किस कलर का है, वो हमारे पास पाउडर है या फिर हमारे पास लिक्विड है या फिर हमारे पास ग्राइंडेड है, किस तरह का हमारे पास उसके अंदर मटेरियल है, वो हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हम उस कैप्सूल को खोल नहीं लेते। तो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो इनकैप्सुलेशन के रूल में की जाती है, जिसके अंदर डाटा एंड फंक्शनैलिटी जो दैट कुड इफेक्ट और डिस्प्ले दैट डाटा आर इंक्लूडेड अंडर अ यूनिफाइड नेम. The object name itself. In classic definition, the data elements or properties are not available to the outside world directly. Basically कैप्सुलेशन में हम ये करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जो दो चीज़ें हैं, डाटा और फंक्शंस, उसमें से हम डाटा को इनकैप्सुलेट करके, कवर करके, छुपा के रखते हैं और सिर्फ हम मेथड्स को और फंक्शंस को जो है वो एक्सेस देते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड। जिससे होता ये है कि हमारे पास क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर कैसा डाटा है, ऑब्जेक्ट के अंदर कैसा डाटा है, वो आउटसाइड द वर्ल्ड हम नहीं दिखाते। सिर्फ हम ये बताते हैं कि उसका यूज़ या उसकी इफेक्टिवनेस या उसको यूज़ कैसे करना है। बिल्कुल उसी तरह कैप्सूल के अंदर क्या है हम नहीं बताते, लेकिन कैप्सूल का फंक्शन, कैप्सूल का एक्शन रिएक्शन वो हमारे ऊपर होता है जब हम उसे यूज़ करते हैं। इसी तरह हम क्लास को ऑब्जेक्ट्स के डाटा को नहीं देख सकते, नहीं मॉडिफाई कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये होती है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन करते क्या है, बेसिकली क्लास इटसेल्फ हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास डाटा को और उसके फंक्शंस को एक बाउंड्री के अंदर क्लोज करके रखती है, और उस बाउंड्री के अंदर से हम जिस डाटा या जिन फंक्शंस को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, उनकी एक्सेस हम पब्लिक रखते हैं और जिनको हम नहीं दिखाना चाहते उसे हम प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, और ये हम अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक एंड प्राइवेट एंड थर्ड वन प्रोटेक्टेड के थ्रू करते हैं। यानी जो चीज़ें हमने आउटसाइड द वर्ल्ड दिखानी है वो क्लास के हम बाउंड्री के बाहर दिखाने के लिए उन्हें पब्लिक करते हैं, और जिन नहीं दिखानी उसे हम प्राइवेट रखते हैं। इस तरह से हम इनकैप्सुलेशन को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस एंड रीयूज़। ये एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस बिल्कुल हमारी रियल वर्ल्ड में जिस तरह से हम अपने करेक्टरिस्टिक्स और अपनी क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम अपनी करेक्टरिस्टिक्स, अपनी क्वालिटीज़, ऑब्जेक्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ को और बिहेवियर्स को इनहेरिट कर सकते हैं फ्रॉम द क्लासेस जो कि
उनकी पेरेंट क्लासेस बन सकती हैं। बिल्कुल इनहेरिटेंस में यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम क्लासेस के दरमियान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक नई क्लास बनानी है और उस नई क्लास के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स यानी डाटा और फंक्शंस वही हैं जो कि ऑलरेडी बनी क्लास के हैं, तो हम नई क्लास अलहदा से बनाने के बजाय उसे बनी हुई क्लास से डिराइव कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है हमें उसे दोबारा नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि हमें एक क्लास बनानी थी, कोई भी एक क्लास समझ लें जी, हमें सी बनानी थी, तो सी क्लास बनाने के लिए हमने बजाय इसके, और सी क्लास के फीचर्स बिल्कुल वही थे जो बेस क्लास के थे, तो बजाय इसके कि हम ये नई क्लास अलहदा बनाते हैं और उसके अंदर दोबारा से फ़ीचर है और फीचर भी ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, दोबारा प्रोग्रामिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसके जो कॉमन फीचर्स इसे चाहिए और जो ऑलरेडी बेस क्लास के या किसी और क्लास के अंदर मौजूद हैं, हम उस क्लास से इस नई क्लास को ड्राइव करते हैं। तो अल्टीमेटली जो पहले से बनी हुई क्लास है उसके कोड को हम इनहेरिट करा देते हैं इस नई बनने वाली चाइल्ड क्लास के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस और कोड की रीयूजेबिलिटी भी हमें नज़र आती है कि हमें दोबारा से कोड को रीराइट नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने जैसे ही पहले से बनी हुई क्लास से नई क्लास को ड्राइव किया तो अल्टीमेटली पहले से बनी हुई क्लास के करेक्टरिस्टिक्स खुद ब खुद नई क्लास के अंदर कॉपी हो गए। तो बेसिकली ये इनहेरिटेंस का फ़ीचर डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को हायरार्की की फॉर्म में क्रिएट कर सकें, जनरेट कर सकें, डिफ़ाइन कर सकें। हर लेवल जो हमारे पास हायरार्की का है उसके अंदर जब हम नेक्स्ट लेवल हायरार्की के जाते हैं तो हमारे पास जर्नल से हम स्पेसिफ़िक चीज़ों की तरफ जाते जाते हैं। यानी हम पहले आपके पास जो लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है इनहेरिटेंस का, उसमें हमारे पास जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्नल बिहेवियर्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पे जाते हैं, हम ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाते जाते हैं। किस तरह से अगेन हम इसे देखेंगे, इसीलिए हम इनहेरिटेंस को जेन स्पेक रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें इस चीज़ की ज़्यादा समझ आएगी। बहरहाल इनहेरिटेंस में होता ही है कि हम एक बनी हुई क्लास से नई क्लास बनाते हैं, बने हुए ऑब्जेक्ट से नए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो अल्टीमेटली हमें कोड की रीयूजेबिलिटी भी मिल जाती है, यानी हम कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं। पहले से बने हुए कोड को हम नए कोड्स के अंदर, नई क्लासेस के अंदर रीयूज़ कर सकते हैं। देन क्रिएटिंग न्यू डेटा टाइप, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमें नई डेटा टाइप्स क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। जैसे कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं है जिसके अंदर आप इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर एंड जो है आपके पास टेक्स्ट, हर तरह के डाटा को स्टोर करवा सकें। लेकिन देखें, अगर आपको एक स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा स्टोर करवाना है तो एक स्टूडेंट का आईडी जो है वो नंबर्स में है, उसका नेम किसी करेक्टर में है, उसका सीजीपीए फ्लोट में है, उसका एड्रेस अल्फ़ाबेट्स प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल सिंबल्स, यानी बहुत सा वैरायटी ऑफ डाटा है एक स्टूडेंट से रिलेटेड। अब उस स्टूडेंट के सारे डाटा को स्टोर करवाने के लिए, स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए कोई एक वेरिएबल तो हमारे पास, कोई एक ऐसी डाटा टाइप हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती कि हम एक वेरिएबल बनाएं, इंटीजर का बना लें या हम करेक्टर का बना लें या फिर हम जो है फ्लोट का बना लें, डबल का बना लें, जो ये सारे डाटा को कंटेन कर सके। ठीक है, तो अब इतनी वैरायटी ऑफ डाटा को इकट्ठा रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम नई डाटा टाइप बनाते हैं जो कि इस सारे डाटा को कंटेन कर सकता है। ठीक है, और ये भी हमें कौन फैसिलिटेट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही हमें इसमें हेल्प आउट करती है कि हम नई डाटा टाइप्स बना सकें। लेकिन याद रखिएगा, नई डाटा टाइप्स एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए ही बनाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमें बता रहा है कि हमने अगर दो लोकेशंस को ऐड करना है, एक लोकेशन एक लोकेशन और उसके ओरिजिन को हमने दूसरी लोकेशन को असाइन करना है, लोकेशन और ओरिजिन को ऐड करके दूसरी लोकेशन को यानी फर्स्ट लोकेशन को असाइन करना है। अब लोकेशन जो हमारे पास है वो एक सिंगल वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है एक, या एक टेक्स्ट नहीं है, बल्कि लोकेशन हमेशा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होती है। तो अब एक्स और वाई लोकेशन 1 2 के पास भी हैं, एक्स और वाई ओरिजिन के पास भी हैं। अब प्लस का फंक्शन तो एक सिंगल इंटीजर पे काम करता है। अब एक्स और वाई, इसके और इसके एक्स और वाई को कैसे ऐड कर सकता है, बेसिकली हम इसके लिए नई डेटा टाइप जनरेट करते हैं और नॉर्मल अरिथमेटिक फंक्शन से हट के अरिथमेटिक फंक्शन इन न्यू डाटा टाइप्स के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो
ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और फीचर जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, जो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म है, देन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारे पास इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स शेप। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, हम मैनी शेप्स देते हैं किसी एक ही फंक्शन को। हम मैनी शेप्स दे सकते हैं, जैसे कि एट ईच एनी लेवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट hierarchy each object could have a method of the same name, and because of the level at which the method resides in it could now which of the procedures or functions to call। यानी कि हम जहाँ पर आपके पास मल्टीपल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स हम सेम रखना चाहते हैं या कॉलिंग हम उसकी सेम रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम पोलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं। जैसे कि इसको पोलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, तभी हमें इसकी ज़्यादा समझ आएगी। हमारे पास एक शेप की क्लास है। शेप की क्लास के अंदर एक ड्रॉ का फंक्शन है। ड्रॉ का फंक्शन शेप ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन कौन सी शेप ड्रॉ करनी है उसके लिए हमने मल्टीपल क्लासेस शेप की क्लास से ड्राइव की हुई हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड एक्सेट्रा। अब अगर हम सर्कल के साथ फंक्शन को कॉल करेंगे ड्रॉ के, तो अल्टीमेटली हमारे पास सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। सर्कल ड्रॉ होता है जब हम स्क्वायर के साथ ड्रॉ को कॉल करते हैं तो स्क्वायर बनता है, ट्रायंगल के साथ कॉल करते हैं तो ट्रायंगल बनता है। देखने में तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ जब हम ड्रॉ का फंक्शन कॉल करते हैं, ड्रॉ का फंक्शन सेम है, ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ हम एक ही फंक्शन यूज़ करके, तो सेम ही फंक्शन यूज़ करके हम मल्टीपल डिफरेंट शेप्स अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये किस वजह से है? ये पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से है, जिसमें हम एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की मैनी शेप्स एक ही ड्रॉ के फंक्शन से ड्राइव कर रहे हैं। यानी हमने कॉलिंग मैकेनिज़्म सेम रखा है, हमने इंटरफेस सेम रखा है, और जो हम वहाँ पे फंक्शनैलिटी कर रहे हैं, या जो हम वहाँ से ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, या जो हम फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का नाम भी सेम है, हमारे पास कॉलिंग मैकेनिज़्म भी सेम है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के साथ उसी सेम ड्रॉ के फंक्शन को कॉल करने पे हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो ये होता है हमारे पास एक ही चीज़ की मैनी शेप्स, मल्टीपल शेप्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसे हम गेमिंग में और बहुत से इंटरफेसेस में यूज़ करते हैं। जैसा कि हम एक गेम की बात करते हैं, तो सबके लिए गेम का इंटरफेस सेम होता है, लेकिन सबका लेवल, स्कोर, बूस्टर्स एंड प्रोग्रेस सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है जी, सब उन्हीं बटन्स को यूज़ करते हैं, लेकिन सबका खेलने का तरीका मुख्तलिफ है। और बेटर इसको करते हैं, हम एक एटीएम मशीन पे जाते हैं। एटीएम मशीन के ऊपर जो हमारे पास मशीन है, उसको ऑपरेट करने का तरीका सबके लिए सेम है, ऑप्शन सेम है, लैंग्वेज इंटरफेसेस की सेम है, लेकिन हर एक की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। जो अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालता है, अपनी अमाउंट डालता है, उसकी उसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास चीज़ों को, इंटरफेस को सेम रखने के लिए यूज़ होता है। अगर हम इसकी बजाय कहते कि हर पर्सन की अपनी अपनी एटीएम मशीन हो अपने अपने अकाउंट के लिए, तो वो हमारे लिए फिज़िकल इन्वायरमेंट में, रियल वर्ल्ड में हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई पोलीमॉर्फिज्म हमें चीज़ों को जर्नल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। देन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओवरलोडिंग को पहले देखते हैं। ओवरलोडिंग होती है जी, ओवरलोड करना, यानी किसी चीज़ को उसके एक्चुअल काम से हट के उससे काम करवाना, उसको ओवर कर देना उसके काम के लिहाज से, वो हमारे पास ओवरलोडिंग कहलाती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी की जा सकती है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये है कि हम एक ऑपरेटर, हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है, एडिशन का या फिर असाइनमेंट का ऑपरेटर है, उसका जो जर्नल काम है उससे हम हट के काम लें। जैसे कि प्लस का सिंबल, प्लस का ऑपरेटर हमारे पास नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करने के लिए यूज़ करें। इस तरह असाइनमेंट का ऑपरेटर कोई
इंटीजर वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू ही दूसरी सिंगल वैल्यू को असाइन करने के लिए, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज़ होता था। लेकिन यहाँ पे हम एक्स वाई वैल्यू को ऐड करके रिजल्टेंट एक्स वाई को लोकेशन 1 को असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्लस और इक्वल टू के साइन से उसके एक्चुअल काम से हट के एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि हम एक ही क्लास के अंदर, कि हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर या एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बनाएं सेम नेम के साथ, लेकिन उसका डिफरेंट पैरामीटर्स हो, डिफरेंट सिग्नेचर हो। ठीक है, जबकि फंक्शन ओवर राइडिंग ये है कि हम एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस बनाएं जिनके सिग्नेचर, जिनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम हो। ओवरलोडिंग के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, बट इन फंक्शन ओवर राइडिंग हम फंक्शन के नेम भी सेम रखते हैं और उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम रखते हैं, और ये हम करते हैं इनहेरिटेंस में। यानी फंक्शन ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के केस में की जाती है। किस तरह करते हैं अगेन इस पे बात करेंगे डिटेल में। देन डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये डाटा हाइडिंग एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये डाटा हाइडिंग नाम से पता चल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, कुछ चीज़ों को दिखाना और कुछ चीज़ों को हाइड करके रखना। बेसिकली डाटा एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें दिखाता है जो कि नेसेसरी हैं, जो कि रेलेवेंट टू यूज़र हैं। अननेसेसरी चीज़ें जो कि इररेलेवेंट टू यूज़र हैं वो यूज़र को नहीं दिखाई जाती, नहीं बताई जाती। जैसे कि एक क्लास के अंदर जो डाटा है, फंक्शंस है, उसमें से कितना डाटा या कितना फंक्शन हमने यूज़र को दिखाना है, कितना नहीं दिखाना, कौन सी चीज़ें दिखानी है और कौन सी छुपा के रखनी है, ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। हम सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करते हैं और जो उससे इररेलेवेंट अननेसेसरी होती है उसे हम हाइड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं। माइक्रोवेव ओवन की फंक्शनैलिटी को अगर हम देखें तो हम एज अ यूज़र उसका यूज़ जानते हैं कि उसे ऑपरेट कैसे करना है, उसे ऑन कैसे करना है, ऑफ़ कैसे करना है, उस पर टेम्परेचर कैसे सेट करना है एंड ऑल। लेकिन कभी भी हम ये चीज़ नहीं जानते कि उसके बिहाइंड द सीन कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम रन हो रहा है, कौन सी चिप्स हैं, कौन सी मशीनरी है, कैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और उसकी प्रोग्रामिंग वाइज क्या उसकी कंपोजिशन है। क्यों क्यों हमें वो जो वेंडर है, जो प्रोवाइडर है, जो हम माइक्रोवेव बनाता है, वो हमें उसकी इनर डिटेल्स क्यों नहीं बताता? क्योंकि वो हमारे लिए अननेसेसरी है, हमारे लिए इररेलेवेंट है। अगर वो हमें बताता है और हम उससे छेड़छाड़ करने की, हम उसमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली वी आर नॉन टेक्निकल पर्सन्स, वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, वी डू नॉट नो हाउ टू चेंज ऑल these थिंग्स, हाउ टू मेक चेंजेस इन इट। सो अल्टीमेटली हमारे पास उन चीज़ों को जिस चीज़ों के बारे में हमें समझ नहीं है, वो चीज़ें यूज़र को ना दिखाना, ना बताना बेसिकली डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। यानी उतना व्यू दिखाना जितना यूज़र से रिलेटेड है, और बाकी चीज़ों को अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करके रखना डाटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर डाटा की हाइडिंग कहलाती है। लास्ट में हमारे लेक्चर के सी प्लस प्लस लैंग्वेज और सी लैंग्वेज के दरमियान एक कंपैरिजन है। सी प्लस प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सी हमारे पास एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस को या इस फिगर में और इस पैराग्राफ में हाईलाइट किया हुआ है, जिसे आपने एक्सप्लोर करना है, जिस पे आपने सर्च करना है।